हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मेघलाल सर में। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि यह वीडियो आज स्पेशली क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। बच्चों जिस चीज़ का आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। बच्चों आप लोगों का मंथली असेसमेंट दिसंबर माह का आ चुका है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिसंबर माह का मंथली असेसमेंट मासिक मूल्यांकन। बच्चों फटाफट सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे। इसमें आप लोग का टोटल सब्जेक्ट्स है बच्चों। तो देखिए इसमें है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत क्लास 8 का बच्चों टोटल सब्जेक्ट इसी में। टोटल पूर्णांक आपका 60 मार्क्स का है। तो बच्चों जल्दी चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर ले बच्चों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों का हर मंथ का सारा मंथली असेसमेंट बच्चों सभी महीने का, ठीक है, हर महीने का मंथली असेसमेंट बच्चों आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो फटाफट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट। फर्स्ट में आपका हिंदी है बच्चों। तो हिंदी में देखेंगे नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों आपका गद्यांश दिया हुआ है सुंदर जलवायु मनहर वातावरण, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका जो भी गद्यांश है आप लोग उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है चलिए हम लोग उसको देखते हैं। प्रश्न 1 है गद्यांश के अनुसार कौन अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन है नदियाँ, आँखें, झरने और डी है हवा। तो कौन सा होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवा। प्रश्न संख्या 2 हवा धीरे धीरे दौड़ती है वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। ऑप्शन है सर्वनाम, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या डी है विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक के चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। तो सामने आप लोग का कारक का चिन्ह दिया हुआ है ने, के, से, के, लिए। यहाँ लिए है बच्चों, ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, के लिए है लास्ट में। तो इन कारक के चिन्हों की सहायता से आपको पूरा करना है। तो क है, क्वेश्चन नंबर क है दुख शरीर ब्लैंक मन पर सिमट आया है। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों। तो इसमें हो जाएगा के, ठीक है, जो दूसरा है के, दुख शरीर के मन पर सिमट आया है। ख है तुम्हारी माँ अमरूद ब्लैंक पेड़ काटने को कहती है। तो इन चारों में से कौन सा फिलअप होगा बच्चों। इसमें भी होगा दूसरा नंबर का, तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। तो देख लिया बच्चों। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बूढ़ी माँ को किस बात का दुख है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग बच्चों। तो देखेंगे बच्चों बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का दुख है, ठीक है। इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग, फटाफट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों कौन सी पंक्तियां हैं। तो बच्चों ये पूरा पोयम आप लोग देख लीजिएगा। इस पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने टूटते हुए पहाड़ों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। वह मनुष्य को अनुभव करने का आह्वान करती है कि मौन समाधि लिए बैठा हुआ पहाड़ का सीना किस तरह दहल उठता होगा जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर दूर तक छिटकता होगा। दोपहर में कभी तुमने हथौड़े की चोट से बिखरते हुए पर्वत की चीख सुनी है। वास्तव में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को समाप्त करते हुए मानव कृत्य भर्त्सना की गई है। कवित्री ने बूढ़ी पृथ्वी के दुख को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि प्रदूषण के कारण वायु भी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रह गई है। मनुष्य की मनुष्यता पर संदेह करते हुए कवित्री ने पूछा है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख जानने का प्रयास किया है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के पर्यावरण का ख्याल अवश्य रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पूरे आंसर को आप लोग धीरे धीरे देख लीजिए वीडियो को पॉज करके।
तो बच्चों हमारा हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखते हैं बच्चों, रीड द गिवन स्टैंजा टेकन फ्रॉम द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पोएम जो आप लोगों ने पढ़ा होगा है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, ठीक है। इस पोएम से एक स्टैंजा को निकाल करके यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बच्चों उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द ट्रेजिक साइट हियर। ऑप्शन है एन एरे ऑफ ट्रीज, बी है द चॉप्ड ट्रीज, सी है द रोड इज सो लेंदी, डी है अ मैन अटैकिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, द चॉप्ड ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच वर्ड इन द एबव स्टैंजा मीन्स टू डैमेज बाय कटिंग। ऑप्शन है अटैक, ट्रेजिक, मल्टीलेटेड और डी है साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, मल्टीलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फेज अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस अबाउट द पोएट। तो ये जो पोएम है बच्चों अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, इस पोएम में इस लाइन के थ्रू पोएट क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों इसका उत्तर, द फेज अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो ये आपका पोएम है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज। यहाँ से यहाँ तक जो पोएम है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल्स अस दैट द पोएट लव्स ट्रीज एंड ही एडमायर्स द ट्रीज, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, चेंज द गिवन डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायलॉग गिवन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और इस डायलॉग को आपको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग तुरंत चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिएगा बच्चों उसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिएगा। तो यहाँ है, रुपेश सेड टू हिज फादर दैट देयर आर मैनी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव चैनल्स ऑन टेलीविजन। He get updated and become aware about many useful information through the news and other informative channels, ठीक है बच्चों। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देख लिया चेंज। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द वेबसाइट्स यूजफुल अकॉर्डिंग टू रुपेश, गिव योर रीजन। तो रुपेश के अकॉर्डिंग बच्चों जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे यूजफुल है, ये आपको यहाँ पे 4 रीजन्स में आपको लिखने हैं, पॉइंट्स है A B C D, ठीक है। तो चलिए बच्चों वेबसाइट्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है इसके 4 पॉइंट से समझते हैं। तो देखेंगे बच्चों पॉइंट नंबर A, वी कैन फाइंड ई बुक्स ऑन वेबसाइट्स। बी है, वी कैन फाइंड ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल ऑन वेबसाइट्स। सी है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट्स अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट्स। और डी है, वी कैन रीड न्यूज़पेपर ऑन वेबसाइट्स। तो आप देख सकते हैं बच्चों वेबसाइट्स पर हम लोग को सब कुछ मिल सकता है, ई बुक्स भी मिल सकते हैं, ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल्स भी मिल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस भी मिल सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं आप। अब तो आप हम लोग न्यूज़पेपर भी जो है बच्चों ये इन वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी यूजफुल है। देखिए हमने 4 पॉइंट्स लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम लोग गणित का सेक्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा गणित स्टार्ट है। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा बच्चों, 1 में दिया है 3a + 4b का वर्ग होता है, क्या होता है बच्चों। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बगल में। तो देखिए बच्चों 3a + 4b का वर्ग होगा, यानी 3a + 4b का वर्ग मतलब स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, a² + b² + 2ab। इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। a² क्या होगा, ये हमारा a है और दूसरा हमारा क्या है b है, ठीक है। ये टोटल हमारा a है, टोटल हमारा b है। तो a² हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस b² होगा 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। और +2 और a हमारा क्या है, तो यहाँ देख लीजिए a हमारा है 3a और b हमारा क्या है बच्चों, तो b हमारा है 4b। तो यहाँ लिखेंगे 4b। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 3 तिया 9 a² प्लस 4 चौक 16, ठीक है, 16b²। और यहाँ पे फिर प्लस देंगे बच्चों, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और एक a और ये b,
ए बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों 9a² प्लस 16b² प्लस 24ab सारे प्लस किस में है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ सारा क्या है? प्लस में है। और ऑप्शन नंबर डी में भी देखिएगा बच्चों सारा तो सही है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं माइनस साइन दिया है, ये माइनस में नहीं होगा बल्कि प्लस में होगा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 4pq और 3rs का सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड होता है बच्चों वो जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या करे? भाग करे। ठीक है, 4pq को भी और 3rs को भी भाग करे। तो देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे तो इन दोनों का कौन सा ऐसा अंक है जो चारों में से देखेंगे, ऑप्शन ए में 1 दिया है, बी में -1 दिया है, सी में p है और डी में r है। तो ऐसा कौन सा एक अंक है बच्चों चारों में से जो दोनों को भाग कर सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन डी देखिएगा आर है। तो आर तो 3rs को भाग दे सकता है, लेकिन PQ में तो आर है नहीं, इससे भाग होगा नहीं। यानी ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे बच्चों P है, तो 4pq में तो P है लेकिन 3rs में P नहीं है, यानी ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे -1 है, तो माइनस तो दोनों में किसी में भी नहीं है बच्चों, यानी ये भी गलत हो गया। तो एक ही हमारा एकमात्र बचा है 1, तो 1 से दोनों आसानी से भाग हो सकते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, x - y = 16 और x² + y² = 400 हो तो x y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा बच्चों x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों x - y = आपको 16 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है x² + y² = 40। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इस इक्वेशन 2 में बच्चों हम लोग ऐसा कर सकते हैं, x² + y² = 400 को बच्चों हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे x² है, y² है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि 20 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 400 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर में लिख देंगे। जब स्क्वायर हो जाएगा बच्चों तो तीनों स्क्वायर को काट दीजिए। ठीक है, तीनों स्क्वायर का क्या करना है? कट कर देना है। जब स्क्वायर कटेगा तो दोनों तरफ बराबर के इस साइड भी और उस साइड भी बच्चों सारा का स्क्वायर एक साथ कटेगा। ठीक है, तो तीनों में स्क्वायर है, तीनों स्क्वायर को हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा बच्चों? x + y = 20। तो इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने x - y = 16 को माना है, x² + y² = 400 को इक्वेशन 2 माना है और इक्वेशन 3 मानेंगे x + y = 20 को। अब हम लोग देखिए बच्चों इक्वेशन 1 में x - y = 16 है, तो x = हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 और ये -y जो है बच्चों जब ये 16 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +y हो जाएगा। यानी x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 16 + y। ठीक है, 16 + y हो जाएगा। इस मान को बच्चों इसमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 16 + y। ठीक है, और यहाँ क्या है बच्चों? +y है, तो +y = 20 कर दिया हमने। अब देखेंगे बच्चों ये जो हो गया 16 + y सब प्लस में है, तो y क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और यहाँ 16 हो गया, 16 + 2y बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 जो 16 है बच्चों ये कहाँ जाएगा? इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 2y = 20 - 16। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2y = हो जाएगा 20 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। और तो 4 बचेगा बच्चों, तो y = क्या हो जाएगा? ये 2 कहाँ चल जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी 4/2 कट होगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 2 बचेगा हमारा। यानी y कितना आया बच्चों? 2 आया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों x = क्या हो जाएगा? 16 + 2। y का मान यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ से y का 2 आया है तो यहाँ बैठा देंगे 16 + 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा बच्चों? 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी x का मान आ गया हमारा 18। तो यहाँ देखिएगा y हमारा 2 है और x कितना है? 18 है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा बच्चों कि x कितना है? 18 है और y कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? x y का मान पूछा है बच्चों। तो x y = क्या हो जाएगा बच्चों? 18 × 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 36। यानी आपका x y कितना आएगा बच्चों? 36 आएगा। ठीक है, आसानी से लिख लिया आपने। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है 3pqr - 6p² q² r² ब्रैकेट के बाद है बच्चों डिवाइड बाय 3pq। इसको हल करना है।
तो 3p/q/r माइनस 6p² ऐसे है बच्चों। तो इन दोनों में बच्चों हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3p/q/r इसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब इसे कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, क्या बचेगा 1, क्योंकि इसका टोटल जो भाग है वो तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ बीच में माइनस है बच्चों, तो हम लोग माइनस देंगे। यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, माइनस दे दिए। अब इसके पास क्या बचेगा बच्चों, तो 3 2 जा 6, तो ये 2 बच गया। और एक पी तो बाहर आ गया बच्चों, तो एक पी अंदर बचेगा। एक क्यू बाहर आ गया तो एक क्यू अंदर बचेगा। एक आर बाहर आ गया तो एक आर अंदर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिवाइड है मतलब बट्टा। ठीक है, और बाद में क्या है, 3pq, 3pq। ठीक है बच्चों, तो 3 कट गया, pq कट गया, क्या बचा बच्चों, r1 माइनस 2pqr। ठीक है, ये वाला आपका बचा हुआ है, r1 माइनस 2pqr, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, प्रश्न संख्या 5। एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है पाई 4x² माइनस पाई 12xy प्लस पाई 9y² है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, त्रिज्या यानी r निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था पाई 4x² प्लस पाई 12x² xy। क्वेश्चन में आपका गिवन था बच्चों पाई 4x² प्लस पाई 12xy प्लस पाई qy²। तो ये आपका दिया हुआ था बच्चों। तो इन सब में बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कुछ तो कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे, तो पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है बच्चों, तीनों में पाई है। और देखिए एक्स इसमें है, इसमें है, पर इसमें एक्स नहीं है बच्चों। वाई देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, मतलब कुछ तो कमी है। बस एक चीज़ है जो पाई तीनों में सेम है। और ये अंक जो है 4 12 ये दोनों 2 का गुणनखंड है, लेकिन 9 इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 9 है। ठीक है बच्चों, ये 9 है। तो 9 जो है बच्चों ये 2 का गुणनखंड नहीं है। अगर 9 और 12 अगर 3 का गुणनखंड है बच्चों, लेकिन 4 क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग कॉमन में क्या लेंगे, पाई लेंगे। तो चलिए बच्चों पाई को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने पाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जब पाई को कॉमन लिया यहाँ पर हमने, यहाँ से पाई और पाई कट गया बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा, तो 4x² प्लस 12x² प्लस 9y² इक्वल टू r² बचा है। ठीक है, अब जो ये है बच्चों 4x² प्लस 12x² प्लस 12xy प्लस 9y², इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे तोड़ सकते हैं। कैसे, तो 4x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। 12xy को हम लोग इसे तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुने 2x गुने 3y। ठीक है, और प्लस 9y को हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 y² हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है बच्चों। ठीक है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इक्वल टू में क्या चल रहा है, r² चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा आपस में। तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू r बचेगा। ठीक है, यानी r जो हमारा है बच्चों त्रिज्या, वो क्या निकल गया, 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, अतः त्रिज्या r इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, त्रिज्या निकालने के लिए कहा गया था हम लोगों से, और हमने निकाल दिया है त्रिज्या 2x प्लस 3y। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों हमारा गणित का सेक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा विज्ञान का सेक्शन स्टार्ट होता है बच्चों। तो बच्चों आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला सारा वीडियो बच्चों सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे वीडियो में बच्चों आप लोगों को सारे मंथली असेसमेंट्स मिलेंगे और क्वेश्चंस के एग्जाम पेपर सॉल्यूशन भी यहीं पर मिलेगा। तो जल्दी फटाफट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान सेक्शन को। विज्ञान में देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 1 है, प्याज की झिल्ली, रक्त कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका आदि की स्थायी स्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जाता है। तो ऑप्शन ए है सूक्ष्मदर्शी, बी है आवर्तक लेंस,
सी है कैमरा और डी है सारे विकल्प सही हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसमें सूक्ष्मदर्शी जो है बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये जो अमीबा है, रक्त कोशिका है, झिल्ली है, ये बहुत ही बच्चों सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण या डी उपरोक्त सभी। तो जानते हैं बच्चों वनोन्मूलन में ये सारे आएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी, भवन निर्माण भी इसका एक कारण है, सड़क निर्माण भी इसका कारण है, कागज उद्योग भी इसका मेन कारण है। ठीक है, भवन बनाने के लिए हम लोग वनों को लगातार काट रहे हैं, कागज बनाने के लिए बच्चों हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, और सड़क बनाने के लिए भी बच्चों हम लोग पेड़ों और वनों को साफ कर रहे हैं। यानी ये तीनों जो है बच्चों, भवन निर्माण, कागज उद्योग और सड़क निर्माण, ये सभी कारण है वनोन्मूलन का। ठीक है, वनोन्मूलन का बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण भी पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार आवृत्ति को बनाए रखने में सहायक कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। किन कारणों से वन्य प्राणी अभ्यारण्य संरक्षित वनों में रहने वाले जीव सुरक्षित नहीं रहे हैं? तो चलिए बच्चों इसका भी उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देख लीजिए इसका उत्तर। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, प्रश्न संख्या 5। चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर दोनों का चित्र सहित। तो देखिए बच्चों चित्र सहित आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर जंतु कोशिका और पौध कोशिका का बच्चों। तो इधर जंतु कोशिका इधर पौध कोशिका, दोनों में अंतर भी देख लीजिए बच्चों। ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इसमें हरित तलवक नहीं पाए जाते हैं, और इसमें जो पौधे कोशिका में है बच्चों, पौध कोशिका में इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। सी है जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं और पौध कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है। तो आप लोग पिक्चर के साथ देख लीजिए बच्चों। ठीक है, आप लोग चित्र दोनों का देख लीजिए, उसके साथ साथ इसके इन दोनों के बीच का अंतर भी देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों? व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। ये अथवा में है आप लोगों का चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है, या फिर जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों? इन दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है, मैं आप लोगों को दोनों का उत्तर आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग को जो सही लगे बच्चों आप लोग उसे परीक्षा में लिख करके आइएगा। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देख लीजिए बच्चों, जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। तो बच्चों इस फटाफट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। तो बच्चों यहाँ से विज्ञान का प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 1860 के दशक में, बी है 1870 के दशक में, सी है 1880 के दशक में और डी है 1890 के दशक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1880 के दशक में भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा है। कौन सी ऐसी सुविधा है जो जन सुविधा है बच्चों? तो ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य, सी है बिजली और डी है उपयुक्त सभी। तो बच्चों शिक्षा भी हमारा सरकार के द्वारा दी जा रही है, सरकारी विद्यालय खोला गया है, स्वास्थ्य भी सरकार के द्वारा दी जाती है, बिजली भी सरकार के द्वारा दी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है मक्का, धान, गेहूं या बाजरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बाजरा। बाजरा को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। तो कृषि के प्रमुख प्रकार देखेंगे बच्चों, जिसमें पहला प्रकार है मिश्रित कृषि, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मृदा क्षरण रोकना तथा विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल का सही ढंग से उत्पादन करना है। ठीक है, मिश्रित कृषि क्या होता है बच्चों? किसी जमीन में बच्चों अगर एक फसल के अलावा और भी फसल अगर हम लोग बोते हैं तो उसे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। मतलब एक ही स्थान पर अलग अलग फसलों को उपजाना उसे मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 3, शिफ्टिंग खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे देखिए बच्चों वनों को जलाकर उनके स्थान पर जगह बदल बदल कर खेती करना शिफ्टिंग खेती कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक कृषि का एक प्रमुख प्रकार है। चौथा नंबर देखिएगा बच्चों समोच्च कृषि, कॉन्टोर फार्मिंग। पहाड़ी क्षेत्रों पे बच्चों जो कृषि की जाती है उसे समोच्च कृषि कहा जाता है। तो ये भी सारे क्या है? कृषि के प्रकार हैं। ठीक है, मुख्य प्रकार हैं। पांचवा आपका रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग, एक विशेष प्रकार की खेती करना, जैसे रबड़, चाय तथा कहवा की खेती करने को है रोपण कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कृषि होते हैं बच्चों। तो आप लोग किसी 5 को आप लोग लिख दीजिएगा या 3 को, जितने आपको लिखने के लिए कहा जाए आप लोग उतने पॉइंट्स को निकाल कर लिख दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षा का अधिकार कानून बनने के कोई 2 लाभ बताइए। ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग 2 लाभ देख लेते हैं बच्चों। पहला लाभ है इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। ठीक है बच्चों। दूसरा लाभ है इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। तो ये दोनों लाभ आप लोग फटाफट लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न संख्या 6, आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण है बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के निम्न कारण हैं। पहला है बच्चों अब लोग समझने लगे हैं कि पुरुष और महिला दोनों समान है। दूसरा पॉइंट है बच्चों महिलाएं भी पुरुषों के बराबरी का काम कर रही हैं। तीसरा पॉइंट है महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं। और चौथा पॉइंट है आधुनिक महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का काम कर आत्मनिर्भर होने लगी हैं। तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला विषय है बच्चों संस्कृत का। संस्कृत में देखते हैं अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक गद्यांश संस्कृत में दिया गया है। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है चलिए हम लोग उससे देख। तो प्रश्न संख्या 1 है ललितः क्रीडनाय कम पृच्छति। ऑप्शन ए है परागम, बी है मातरम, सी है पाठशालाम और डी है भ्रमरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी भ्रमरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न संख्या 2, क्रीडिष्यसि पदे क धातु कह च लकारः। तो इसमें देखना है बच्चों कि कौन सा धातु भी है और कौन सा लकार भी है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीड धातु लिट लकारः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों ललितः भ्रमरम किम पृच्छति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ललितः भ्रमरम। किम की जगह यहाँ जो किम है बच्चों इसके जगह बस आप लोग को लिख देना है क्रीड नाय। ठीक है, क्रीड नाय पृच्छति।
ललिता भ्रमरम क्रीडनाय पृच्छति। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अस्माकं पदस्य मूल शब्द कः अस्ति। तो यहाँ लिखिएगा बच्चों, अस्माकं पदस्य मूल शब्द अस्मद। ठीक है, क्या होगा बच्चों, अस्मद। अस्मद इसका मूल शब्द है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अस्माकं पदस्य मूल शब्द अस्मद अस्ति, इसका सही उत्तर हो गया बच्चों। तो यहाँ हमारा सारा कंप्लीट हो गया है बच्चों, सारा सब्जेक्ट देख लीजिए आप लोग। संस्कृत भी हो गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ हो गया बच्चों। हमारा वीडियो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।